हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एनडी एजुकेशन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान जीके का हम अध्ययन कर रहे हैं और राजस्थान जीके में हमने राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का हम अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेश में हमने देखा सबसे पहले पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूरा टॉपिक हमने कंप्लीट किया। पूरे उसके विभाजन, सभी उसकी भौतिक विशेषताएं बिल्कुल डिटेल में हमने अध्ययन किया। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है अरावली पर्वतमाला, जो कि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस किस प्रकार से हमने राजस्थान को भौगोलिक आधार पर बांटा है। उसमें जो दूसरा हमारा विभाजन था अरावली पर्वतमाला, उसके बारे में अध्ययन करना है। ये देखिए, एक इस तरफ मैंने छोटा सा मैप बनाया हुआ है, इसमें आपको दिख रहा होगा जो ये रेड कलर का सारा एरिया है, ये है अरावली का भूभाग। जो रेड कलर से आपको दिख रहा है इस छोटे मैप में, अरावली का भूभाग है ये सारा का सारा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। यदि हम राजस्थान के नक्शे में बात करें तो अरावली किस ओर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जाती है अरावली। दक्षिण पश्चिम में इसका क्षेत्र अधिक है, ऊंचाई भी अधिक है और बीच में बिल्कुल संकरी हो जाती है और फिर ऊपर जाकर उत्तर पूर्व में जाकर वापस थोड़ा सा इसका विस्तार क्षेत्र अधिक होता है। तो ये मैंने सामान्य बताया आपको अरावली की किस ओर स्थित है राजस्थान में। ये देख लीजिए, पूरा बिल्कुल दो भागों में बांट रही है अरावली राजस्थान को। अब इसके बारे में कुछ एक बेसिक फैक्ट्स जो स्टार्टिंग पॉइंट्स होते हैं वो मैंने पहले से लिख रखे हैं, आप देखिए इनको, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो अरावली जो है वो राजस्थान में, या सिर्फ राजस्थान में नहीं है अरावली जो है वो पालनपुर गुजरात से शुरू होती है। ये देखिए लिख रखा मैंने, पालनपुर गुजरात से शुरू होती है अरावली बिल्कुल, और फिर गुजरात क्रॉस करके राजस्थान में प्रवेश करती है। पूरे राजस्थान में चलने के बाद इस तरीके से यहाँ पर देखिए, यहाँ गुजरात से शुरू होती है, ये इस तरफ गुजरात है, यहाँ गुजरात से शुरू होती है। पूरा राजस्थान चलने के बाद यहाँ हरियाणा क्रॉस करके दिल्ली तक है, अरावली का विस्तार दिल्ली तक है। अर्थात पूरी अरावली शुरुआत पालनपुर गुजरात से, अंतिम जो बिंदु है अरावली का वो है दिल्ली में संसद भवन। दिल्ली में जो हमारा नई दिल्ली में संसद भवन है वहाँ तक अरावली का विस्तार है। गुजरात में पालनपुर से शुरू होती है और संसद भवन नई दिल्ली तक है। इसके बाद राजस्थान में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, राजस्थान में अरावली की शुरुआत होती है खेड़ ब्रह्मा की पहाड़ियों से। ये देखिए, खेड़ ब्रह्मा की पहाड़ियाँ, डिस्ट्रिक्ट सिरोही जिले से शुरू होती है और राजस्थान में अंतिम पॉइंट इनका खेतड़ी झुंझुनू। देखिए झुंझुनू वैसे तो मरुस्थली जिला है, मैंने मरुस्थल में आपको कराया है, लेकिन अरावली का कुछ कुछ विस्तार होने के कारण ये यहाँ भी अरावली का थोड़ा थोड़ा विस्तार मिलता है। खेतड़ी झुंझुनू अंतिम बिंदु है अरावली का राजस्थान में, और संसद भवन पूरी अरावली का अंतिम बिंदु। ये देखिए आगे हरियाणा दिल्ली तक जाती है संसद भवन। यहाँ इस क्षेत्र में इसको रायसीना हिल्स बोलते हैं, रायसीना की पहाड़ियाँ, रायसीना हिल्स। बाकी राजस्थान में खेड़ ब्रह्मा की पहाड़ियाँ सिरोही से शुरुआत होती है। खेड़ ब्रह्मा वैसे गांव गुजरात का है, लेकिन खेड़ ब्रह्मा की पहाड़ियाँ आगे सिरोही में है राजस्थान में। तो ये कंप्लीट हमारी अरावली है, इस तरीके से इसका विस्तार है राजस्थान में। अब इसके बारे में जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो देखिए कि ये राजस्थान के कितने भूभाग पर है। तो राजस्थान के 9.3% भूभाग पर है अरावली। राजस्थान का संपूर्ण क्षेत्रफल का 9.3% अरावली का है। इसमें कितने ज़िले राजस्थान के कवर होते हैं, तो 7 ज़िले, मुख्य 7 ज़िले हैं। वैसे तो झुंझुनू भी है, सीकर भी है, लेकिन ये मुख्य ज़िले नहीं माने जाएंगे। मुख्य रूप से ये ज़िले मरुस्थल के ही हैं। अरावली के, सिर्फ अरावली के मुख्य ज़िले अगर हम बात करें तो 7 है, बताऊंगा मैं कौन कौन से। इन 7 ज़िलों में या 9.3% भूभाग पर राजस्थान की जनसंख्या कितनी निवास करती है, तो 10% राजस्थान की जनसंख्या है। अरावली की उत्पत्ति के बारे में बात करें तो अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई है। प्री कैम्ब्रियन युग में कैलोडियन क्रम की ये पर्वत श्रृंखला है। पर्वतों का युग तो प्री कैम्ब्रियन हो गया, समय के अनुसार युग प्री कैम्ब्रियन हो गया, और जो पर्वतों का एक क्रम होता है, पर्वतों के निर्माण का अलग अलग क्रम होता है, जैसे पर्सियन, हर्सियन, कैलोडियन, अनेक प्रकार के क्रम होते हैं। उनमें से अरावली जो है वो कैलोडियन क्रम की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, ये आपको बस याद रखना है, युग जो है प्री कैम्ब्रियन और क्रम कैलोडियन। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली। जो हिमालय और ये सारे पर्वत हैं ये तो नवीनतम वलित पर्वत है, लेकिन जो अरावली पर्वतमाला है ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है, अवशिष्ट पर्वतमाला है। अवशिष्ट अर्थात वर्तमान में इतनी प्राचीन होने के कारण आज ये टूटी फूटी झाड़ियों के रूप में बची हुई, टूटी फूटी पहाड़ियों के रूप में बची हुई है। ये इतने विस्तार रूप में नहीं है, थोड़ी थोड़ी बस दक्षिण भाग में देखने को मिलती है। तो अवशिष्ट पर्वतमाला है और वलित पर्वतमाला है। जब दो प्लेटें टकराती है तो उनमें वलन पड़ता है, उससे इसका निर्माण हुआ था। तो वलित पर्वतमाला प्राचीनतम, अवशिष्ट, वलित पर्वतमाला, ये इसकी बेसिक बातें मैंने की। भूभाग, मुख्य जिले, जनसंख्या, उत्पत्ति, और ये इसका कैरेक्टर। प्राचीनतम पर्वतमाला है, अवशिष्ट है और वलित पर्वतमाला है। अब ये मैं इसका एक बार रफ कर देता हूँ।
तो ये देखिए अरावली का अब मैंने ये विस्तार दिखा रखा है पूरा किस तरीके से। अरावली शुरुआत और अंतिम बिंदु मैंने बता दिया। अच्छा, अरावली की ये जो संपूर्ण लंबाई है, इसके बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पालनपुर गुजरात से लगा करके संसद भवन नई दिल्ली तक बात करें तो पूरी की पूरी लंबाई जो इसकी है वो है 692 किलोमीटर। लेकिन सिर्फ राजस्थान में यदि बात करें तो जो रेड पेन से लिख रखा है 550 किलोमीटर। राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर, पूरी अरावली की लंबाई गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर, अर्थात अधिकांश जो क्षेत्रफल है अरावली का वो राजस्थान में ही है, देख लीजिए आप। ठीक है, अब अरावली का हम विभाजन किस तरीके से करते हैं। अरावली को बिल्कुल दिशा के अनुसार दक्षिणी अरावली, जो राजस्थान के उत्तर में है वो उत्तरी अरावली, और जो इन दोनों के बीच में बच जाता है वो है मध्य अरावली। इस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है, दक्षिणी अरावली, उत्तरी अरावली और बीच में मध्य अरावली। इन तीनों डिविजन्स में राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं, कौन कौन से ज़िले कवर होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो दक्षिणी अरावली में 3 ज़िले आते हैं हमारे। दक्षिणी अरावली में मुख्य जो 7 ज़िले कुल बताए थे मैंने अरावली के, उसमें से दक्षिणी अरावली के 3 ज़िले हैं। तो वो हैं सबसे पहले तो सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। ये 3 ज़िले दक्षिणी अरावली के हैं। मध्य अरावली का सिर्फ एक ज़िला है अजमेर। मध्य अरावली का संपूर्ण विस्तार हम सिर्फ एक ज़िले में ही पढ़ते हैं, अजमेर में। और उत्तरी अरावली के भी 3 ज़िले हैं, जयपुर, दौसा और अलवर। सिर्फ मुख्य ज़िलों की मैं बात कर रहा हूँ। तो देख लीजिए आप, 7 ज़िले कुल हो गए, 3 दक्षिणी अरावली के, 1 मध्य अरावली का और 3 ज़िले उत्तरी अरावली के। कुल 7 ज़िले हैं अरावली जिनको कवर करती है। 9.3% राजस्थान का भूभाग है और 10% राजस्थान की जनसंख्या इसमें निवास करती है। अब तीनों प्रकार की अरावली का सर्वोच्च शिखर, अरावली की सर्वोच्च चोटी अलग अलग विभाग के अनुसार मैंने लिख रखी है। जैसे सिर्फ दक्षिणी अरावली की बात करें तो इसकी सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, जो कि पूरी अरावली की भी सर्वोच्च चोटी है। मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी मोरायजी या फिर टोडगढ़ जिसे हम बोलते हैं, और उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है रघुनाथगढ़। ठीक है, ये अलग अलग विभाग के अनुसार अरावली की सर्वोच्च चोटियाँ हैं। दक्षिणी अरावली की गुरु शिखर, मध्य अरावली की मोरायजी, उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़। अरावली का जो अधिकांश विस्तार है या सबसे ज़्यादा ऊंचाइयां हैं वो दक्षिणी भाग में ही है। इसी कारण दक्षिणी भाग को मुख्य अरावली कहते हैं। दक्षिणी अरावली को मुख्य अरावली बोला जाता है। इसका अधिकांश विस्तार और अधिकांश ऊंचाइयां दक्षिणी भाग में ही हैं। आगे उत्तर की तरफ जाते जाते ऊंचाई बहुत कम हो जाती है, सिर्फ एक चोटी को छोड़कर, जो कि है उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ को यदि छोड़ दिया जाए तो अरावली की सभी ऊंची ऊंची चोटियाँ सिर्फ दक्षिणी भाग में हैं। ये बस एक चोटी जो रघुनाथगढ़ है उत्तरी अरावली में काफ़ी ऊंची चोटी है। तो ये सारा हमने बेसिक बातें की अरावली के बारे में। इसका विस्तार मैंने आपको बताया और कौन कौन से ज़िले में ये फैली हुई है, इसकी लंबाइयाँ, इसके कुछ फैक्ट्स, भूभाग, जनसंख्या, वो सारे सामान्य फैक्ट्स हैं, सारे आपको याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं अरावली के महत्व के बारे में कि अरावली का राजस्थान में क्या महत्व है। जैसे हमने थार के मरुस्थल का या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का महत्व देखा था राजस्थान, भारत और पूरे विश्व के संदर्भ में, वैसे ही अरावली का भी हम महत्व देखते हैं। अरावली के महत्व की बात करते हैं कि महत्व क्या है आखिर अरावली का। अरावली के महत्व की बात करें तो सबसे पहले अरावली जो है, मैंने आपको अभी जो मैप बना हुआ था उसमें आपने देखा होगा, ये राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। मैं एक बार फिर से बना देता हूँ। थोड़ा सा मैप सही नहीं बन रहा, आप भी प्रैक्टिस किया कीजिए मैप बनाने की। चलिए ऐसा मान लीजिए कि ये राजस्थान का मैप है। मोटे तौर पर यदि हम बात करें तो इसमें मैंने आपको दिखाया कि अरावली का जो विस्तार है वो कुछ यूँ है। दक्षिण में ज़्यादा विस्तार है, मध्य में बिल्कुल संकरी हो जाती है और ऊपर जाकर फिर थोड़ा सा इसका अधिक विस्तार है। तो ये जो अरावली है बिल्कुल राजस्थान को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। तो इसका एक महत्व तो ये है कि ये जो अरावली है राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है। जल विभाजक का मतलब क्या हुआ कि अरावली की पश्चिमी छोर से जो नदियाँ उद्गम होती है
वैसे तो राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली की चोटियों से ही होता है, ये भी एक महत्व है इसका, ये आपको याद रखना है कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से ही होता है। अब लेकिन जो अरावली की पश्चिमी सीमा से, अरावली के पश्चिमी भागों से जिन नदियों का उद्गम होता है वो सारी की सारी इस ओर आती है, अर्थात अरब सागर में मिल जाती है। ऐसे जैसे लूणी है या उसकी जो अन्य सहायक नदियां हैं वो सारी अरावली के पश्चिमी भाग में आकर अरब सागर में मिल जाती है। और अरावली के पूर्व से जिन नदियों का उद्गम होता है वो सारी की सारी गंगा नदी में जाकर मिलती हैं, अर्थात बंगाल की खाड़ी के प्रवाह तंत्र की नदियाँ हैं। जैसे बनास और अन्य सभी जो बाणगंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं, बनास और चंबल की जो सहायक नदियाँ हैं वो सारी, अर्थात अरावली बीच में आने के कारण जल को बांट रही है, राजस्थान के जल को 2 हिस्सों में डिवाइड कर रही है, अर्थात ये राजस्थान के लिए जल विभाजक का कार्य करती है। दूसरा हमने देखा कि राजस्थान की अधिकांश नदियों का उद्गम अरावली से ही होता है। अच्छा, एक इसका महत्व ये है कि इधर जो मैंने आपको बताया कि अरावली के पश्चिम में ये क्या है, सारा का सारा मरुस्थल है, तो मरुस्थल का भी अरावली प्रसार को रोक रही है। इस तरफ मरुस्थल का लगातार प्रसार हो रहा है, लेकिन अरावली के होने के कारण ये इतना प्रसार नहीं हो पाता, नहीं तो मरुस्थल का संपूर्ण राजस्थान में प्रसार हो जाता। तो अरावली रेगिस्तान मार्च को भी रोकती है, मरुस्थल के प्रसार को रोकती है, जिसे हम बोलते हैं रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान मार्च को भी नियंत्रित करती है, मरुस्थल के प्रसार को नियंत्रित करती है। इसके बाद हमने एक इसके फैक्ट की बात करें तो जैसे मानसून जो आता है राजस्थान में, बंगाल की खाड़ी का जो मानसून आता है, बंगाल की खाड़ी के मानसून की वर्षा करवाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राजस्थान में अरब सागर का मानसून और बंगाल की खाड़ी का मानसून, दोनों तरीके का मानसून भारत में वर्षा करता है। तो जो बंगाल की खाड़ी का मानसून राजस्थान में आता है, उसकी जो वर्षा राजस्थान में होती है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ से आती है बंगाल की खाड़ी की मानसूनी पवनें, इस ओर से आती है। ये सारी की सारी मानसूनी पवनें जब अरावली की इन बड़ी बड़ी चोटियों से, ऊंची ऊंची चोटियों से टकराएंगी तो राजस्थान के इस भाग में बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। ये सारा हाड़ौती वाला क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान में यहाँ पर जितनी भी वर्षा होती है वो बंगाल की खाड़ी के मानसून की होती है, जिसमें अरावली की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इधर से आने वाली मानसूनी पवनें अरावली की ऊंची ऊंची चोटियों से टकराकर सारे इस भाग में वर्षा करती है। तो एक ये इसका महत्व हो गया कि बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में वर्षा करवाने में महत्वपूर्ण है। दूसरा, अधात्विक खनिजों के बारे में मैंने आपको बताया था कि पश्चिमी मरुस्थल में सारे के सारे अधात्विक खनिजों के भंडार है। तो जो धात्विक खनिज हैं उनके सारे भंडार कहाँ हैं? अरावली में। संपूर्ण अरावली क्षेत्र धात्विक खनिजों से भरा पड़ा है। सारा का सारा अरावली क्षेत्र धात्विक खनिजों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ बहुत सारी खानें हैं, जैसे ये दक्षिणी डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र सोने के लिए, ऊपर तांबा, तो अनेक प्रकार के धात्विक खनिज जो हैं अरावली से निकाले जाते हैं। तो ये हमने देखा अरावली का महत्व क्या है। अब बात करते हैं नेक्स्ट हम अरावली की कुछ चोटियों के बारे में, जो आपको बेसिक बस याद रखना है फैक्ट्स के तौर पर। अरावली की चोटियाँ, टॉप 10 चोटियों की हम बात करेंगे अरावली की, जो टॉप 10 बड़ी बड़ी चोटियाँ हैं, ऊंची ऊंची सबसे बड़ी चोटियाँ हैं अरावली की चोटियाँ। सबसे पहले सबसे ऊंची चोटी जो अरावली की है वो है गुरु शिखर। दो नंबर पर सबसे ऊंची है शेर। 3 नंबर पर सबसे ऊंची है देलवाड़ा। फिर है जरगा, ये मैं आपको बताऊंगा कहाँ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कितनी इनकी ऊंचाइयाँ हैं। गुरु शिखर, शेर, देलवाड़ा, जरगा। 5वीं है अचलगढ़। इसके बाद है 6ठी सबसे ऊंची चोटी आबू, जो आबू पर्वत है। उसके बाद कुंभलगढ़, राजसमंद जिले में। उसके बाद रघुनाथगढ़, जो उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। इसके बाद ऋषिकेश पर्वत और 10वें नंबर पर कमलनाथ। ये अरावली की टॉप 10 चोटियों का ऊंचाई के अनुसार क्रम है। सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, फिर शेर, देलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़, आबू, कुंभलगढ़, रघुनाथगढ़, ऋषिकेश और कमलनाथ। 10 चोटियाँ हैं। इनकी ऊंचाई या डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये तीनों की तीनों चोटियाँ, टॉप 3 जो तीनों चोटियाँ हैं सबसे ऊंची,
गुरु शिखर, सेर और देलवाड़ा ये तीनों सिरोही जिले में हैं। ठीक है, उसके बाद जरगा जो है ये उदयपुर में है। फिर अचलगढ़ फिर सिरोही में है। अचलगढ़ दुर्ग भी है। अचलगढ़ फिर सिरोही में है। और आबू भी सिरोही में है। कुंभलगढ़ राजसमंद में आपको पता ही है। रघुनाथगढ़ उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी सीकर में है ये। ऋषिकेश सिरोही में और कमलनाथ उदयपुर में। इनकी ऊंचाई की बात करें तो वैसे ऊंचाई आपको याद नहीं रखनी है, आपको क्रम याद रखना है। आपसे जैसे कोई भी इन 10 में से 4 चोटियां दे देंगे तो उनको ऊंचाई के अनुसार क्रम में अवरोही या आरोही क्रम में लिखना हुआ आ सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। बाकी ऊंचाई नहीं पूछी जाएगी कि किस चोटी की कितनी ऊंचाई है, इनको क्रम में रखना आ सकता है, अवरोही आरोही क्रम में। तो क्रम याद रखने के लिए इनका बस यही है, ऐसे क्वेश्चन के लिए इनका क्रम याद रखना है। फिर भी मैं आपको ऊंचाई बता देता हूँ। गुरु शिखर की ऊंचाई है 1722 मीटर, जो राजस्थान की अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। सेर की ऊंचाई है 1597 मीटर। देलवाड़ा की ऊंचाई है 1442 मीटर। जरगा की ऊंचाई है 1431। अचलगढ़ की है 1380। आबू की है 1295 मीटर में है सारी। कुंभलगढ़ की 1224 मीटर। रघुनाथगढ़ 1055 मीटर। ऋषिकेश 1017 मीटर और कमलनाथ 1001 मीटर। तो ये अरावली की टॉप 10 चोटियाँ ऊंचाई के अनुसार आपको याद रखेंगे। ये टॉप 5 है और ये 6 से 10 तक है। देखिए अब इनमें आप देखिए कि सिर्फ एक हम रघुनाथगढ़ को छोड़ दें जो कि सीकर में है, तो बाकी 9 की 9 चोटियाँ, 10 में से बाकी 9 की 9 चोटियाँ सारी की सारी दक्षिणी अरावली की है। अर्थात दक्षिण भाग में दक्षिणी अरावली जो है वो सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियों वाला क्षेत्र है। उसके बाद ऊपर जाते जाते ऊंचाई इनकी कम होती जाती है। ठीक है, तो यही तो अर्थात सिरोही, इनमें भी अगर आप देखो ना तो सबसे ज़्यादा सिरोही में है। देखो 3 और ये के 4, 5 और 6, 10 में से 6 सिरोही में है, बाकी उदयपुर में है और राजसमंद में है, 1 सीकर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरावली की सबसे ज़्यादा ऊंचाई दक्षिणी भाग में तो है ही, लेकिन ज़िले के अनुसार यदि हम बात करें तो अरावली की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है सिरोही ज़िले में, और अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार किस ज़िले में है? उदयपुर ज़िले में। ये 2 फैक्ट्स और आपको याद रखने हैं कि अरावली की सबसे ज़्यादा ऊंचाई है सिरोही ज़िले में, अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार है उदयपुर ज़िले में। ऊंचाई का अर्थात ऊंची, विस्तार का मतलब कितने ज़्यादा क्षेत्रफल में फैली हुई है, कितनी ज़्यादा चोटियाँ हैं, वो उदयपुर ज़िले में है। ये 2 फैक्ट और याद रखने हैं। ये सारी की सारी चोटियाँ हुई। अब हम देखते हैं अरावली के दर्रे, इस क्षेत्र में पाए जाने वाले दर्रे, पासेज। दर्रा क्या होता है? आपने हिमालय में या इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। दर्रे का अर्थ होता है 2 पहाड़ियों के बीच का संकरा मार्ग। कोई भी 2 पहाड़ियाँ हो उनके बीच में जाने के लिए जो संकरा मार्ग बनाया जाता है वो होता है दर्रा, पासेज। तो अरावली क्षेत्र में कितने सारा पहाड़ी क्षेत्र है तो इनमें दर्रे बनाए जाएंगे, नॉर्मल सी बात है। तो उन दर्रों के बारे में पढ़ते हैं हम कि कितने दर्रे हैं, कौन कौन से दर्रे हैं, किस किस क्षेत्र को जोड़ते हैं, वहाँ से कौन सा NH निकलता है, ये सभी फैक्चुअल बातें हैं, ये हम देखते हैं। तो चलिए अरावली के दर्रे। पासेज, सबसे पहले जैसे देखिए ये मान लीजिए पहाड़ियाँ हैं, ये जो मैं ऐसे बना रहा हूँ इनको आप पहाड़ियाँ मानिए। ऐसे मान लीजिए पहाड़ियों की श्रृंखला है, तो जैसे ये एक पहाड़ी है और ये एक पहाड़ी है, तो इसके बीच में जो ये है ना, ये क्या है? ये रास्ता है जो बीच में इसके, ये कहलाता है दर्रा। 2 पहाड़ियों के बीच से गुजरने का मार्ग दर्रा कहलाता है। तो ये एक दर्रा है, एक दर्रा ये, एक दर्रा ये, 3 दर्रे बनाए हैं मैंने। ठीक है, तो इधर जो ज़िला है ये है पाली, ये पाली ज़िला है। पाली ज़िले की सीमा लगती है। पाली ज़िले के बाद इस तरफ पूर्व की ओर सारा अरावली का विस्तार है। यहाँ पाली ज़िला लगता है। और इधर एक शहर मैं दिखाता हूँ आपको, ब्यावर, जो अजमेर ज़िले में है। ब्यावर, यहाँ ब्यावर है। तो यदि आपको ब्यावर से पाली की ओर आना हो, ब्यावर से पाली की ओर आना हो, तो आपको
इस एक दर्रे की सहायता से आना पड़ेगा। इस दर्रे का नाम क्या है? बर दर्रा। इस दर्रे का नाम है बर, ठीक है। और ये जो NH है, ये NH है, पूरा हाईवे है, नेशनल हाईवे है। इसका NH हाईवे का क्रमांक है 125। हाईवे क्रमांक आप ना भी याद रखो तो चलेगा, लेकिन शहरों को याद रख लेना कि किस किस शहर को जोड़ता है और दर्रा कौन सा है। तो बर दर्रा 125 नंबर नेशनल हाईवे है, ब्यावर से पाली के लिए मार्ग बनाता है, ठीक है। ये पहला दर्रा हुआ अपना। इसके बाद ये जो दर्रा है इसकी बात करते हैं। यहाँ पर एक शहर है गोमती, कस्बा है छोटा, राजसमंद ज़िले में। राजसमंद ज़िले का कस्बा है गोमती। यदि आपको पाली से गोमती के लिए आना हो तो इस दर्रे से गुजरना पड़ेगा। पाली से गोमती के लिए आना हो तो इस दर्रे से गुजरना पड़ेगा। इस दर्रे का नाम है देसूरी। अच्छा, दर्रे को राजस्थान में नाल या फिर घाट ऐसे भी बोला जाता है। तो ये दर्रा है देसूरी की नाल, ठीक है। ये बर दर्रा है, ये देसूरी की नाल है। पाली से गोमती की ओर रास्ता बनाता है देसूरी की नाल। अच्छा, ये नेशनल हाईवे कितना नंबर है, कौन सा नेशनल हाईवे है? तो यहाँ जोधपुर से पाली के लिए जो हाईवे आता है उसका नंबर है 62। जोधपुर से पाली के लिए जो हाईवे है वो है 62। अब यही हाईवे आगे पाली से गोमती राजसमंद की ओर जाता है तो आगे इसका नाम हो जाता है 162। बस इतना ही फ़र्क है, आगे इसका नाम 162 हो जाता है पाली से गोमती जाने के लिए। तो ये दूसरा दर्रा हुआ अपना। तीसरा दर्रा देखते हैं, ये इसके बीच में देसूरी के बिल्कुल पास में ही एक और दर्रा है। ये दर्रा सोमेश्वर की नाल है। सोमेश्वर की नाल, ठीक है। तो ये एक बीच में दर्रा है सोमेश्वर की नाल। अब सोमेश्वर की नाल और देसूरी नाल, इन दोनों को आपको साथ में याद रखना है, सोमेश्वर की नाल और देसूरी नाल को, कि ये इन दोनों दर्रों के माध्यम से ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आवल बावल की सीमा का निर्धारण किया गया था। आवल बावल की संधि जो 1459 में कुंभा और जोधा के बीच में हुई थी, उसका निर्धारण इन्हीं दोनों दर्रों के आधार पर किया गया था, सोमेश्वर नाल और देसूरी नाल। आवल बावल की सीमा, आवल अर्थात जहाँ से आंवला शुरू होता है वो सारा क्षेत्र मेवाड़ कुंभा का, और जहाँ से बावल अर्थात बबूल शुरू होता है वो सारा क्षेत्र जोधा का मारवाड़। तो ये मारवाड़ और इधर सारा मेवाड़, आवल बावल की सीमा का निर्धारण हुआ था सोमेश्वर नाल और देसूरी नाल दोनों के माध्यम से। आवल बावल की सीमा का निर्धारण। तो ये तीन दर्रे हमने देखे, बर दर्रा, सोमेश्वर की नाल, देसूरी की नाल। तीनों दर्रे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट बात करें तो पाली ज़िले में, ठीक है। ये तीनों दर्रे पाली ज़िले में आएंगे। अब दो दर्रे हम देखते हैं अजमेर ज़िले के। समझ में आ गया ये आपको सारा? यहाँ मैंने आपको एक शहर दिखाया ब्यावर। ब्यावर अजमेर ज़िले में। ब्यावर से यदि आपको अजमेर जाना हो तो दो दर्रे पार करने पड़ेंगे आपको, दोनों एक साथ ही हैं। जैसे ये मान लीजिए पहाड़ियाँ हैं, ये दोनों और पहाड़ियाँ हैं ब्यावर से अजमेर जाने के लिए, और इनके बीच में से ये रास्ता जाएगा, ठीक है। इनके बीच में से ये रास्ता जाएगा, दो दर्रे क्रॉस करने पड़ेंगे। इन दर्रों का नाम है, ये दर्रा है सुरा घाट। मैंने बताया ना आपको, राजस्थान में दर्रों को या नाल बोलते हैं या घाट भी बोलते हैं, सुरा घाट। और इसका नाम है शिवपुरी घाट। तो सुरा घाट और शिवपुरी घाट अजमेर से ब्यावर को जोड़ते हैं, दो दर्रे हैं, ठीक है। ये नेशनल हाईवे कौन सा है? ये नेशनल हाईवे काफ़ी प्रसिद्ध नेशनल हाईवे है राजस्थान का, नेशनल हाईवे नंबर 8, या फिर इसका अब नया नाम नंबरिंग हो गया है 48। वैसे नंबरिंग आपको याद नहीं रखनी है, बदलता भी रहता है नाम इनका नंबर। तो ब्यावर से अजमेर के बीच NH 8 या 48, सुरा घाट और शिवपुरी घाट दो दर्रे हैं। दर्रों के नाम जरूर याद रखना, दोनों दर्रे अजमेर ज़िले के। पहले तीन दर्रे बताए, तीनों दर्रे पाली ज़िले के, ये दोनों दर्रे अजमेर ज़िले के। अब यहाँ पर गोमती मैंने आपको एक स्टेशन बताया था राजसमंद का। यदि आपको अजमेर से आगे फिर गोमती आना हो, देखो अजमेर से ब्यावर के लिए तो ये दोनों दर्रे हो गए, सुरा घाट और शिवपुरी घाट। लेकिन यदि आपको ब्यावर से फिर आगे गोमती के लिए आना हो तो यहाँ एक दर्रा आपको क्रॉस करना पड़ेगा।
इस दर्रे से आना पड़ेगा। इस दर्रे का नाम है कामली घाट। इस दर्रे का नाम क्या है? कामली घाट दर्रा। राजसमंद जिले का दर्रा है वैसे ये। गोमती मैंने आपको बताया ना, गोमती कस्बा राजसमंद जिले का है, कामली घाट दर्रा भी राजसमंद जिले का होगा। अजमेर से ब्यावर के लिए NH48 सुरा घाट और शिवपुरी घाट क्रॉस करके, फिर ब्यावर से आगे यदि गोमती राजसमंद की ओर आना हो, ब्यावर से नीचे, तो कामली घाट दर्रा क्रॉस करके आना पड़ेगा। ठीक है, कामली घाट दर्रा राजसमंद जिले का है। राजसमंद जिले का एक दर्रा और बताता हूँ मैं आपको। पाली में एक स्टेशन है मारवाड़ जंक्शन। पाली का स्टेशन है मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ जंक्शन से यदि आपको आमेट राजसमंद की ओर आना हो, मारवाड़ जंक्शन से आमेट राजसमंद डायरेक्ट ट्रेन चलती है, रेल मार्ग है आमेट राजसमंद। मारवाड़ जंक्शन से आमेट राजसमंद के लिए 2 दर्रों के से होकर गुजरना पड़ता है। बीच में 2 दर्रे आते हैं। 2 दर्रों से ये मार्ग निकलता है। मारवाड़ जंक्शन से आमेट राजसमंद के लिए रेल मार्ग है पूरा, रेलवे ट्रैक है इस दर्रे में। तो मारवाड़ जंक्शन से पाली है, ये पाली मारवाड़ जंक्शन। मारवाड़ जंक्शन से आमेट राजसमंद के लिए रेलवे मार्ग का निर्माण करता है। 2 दर्रों से गुजरना पड़ता है। इस दर्रे का नाम है गोरम घाट। और ये जो मैंने दूसरा आपको अभी बताया था, ब्यावर से इधर गोमती की ओर आने के लिए बताया था, कामली घाट। तो ये गोरम घाट और कामली घाट दोनों दर्रे राजसमंद जिले के हैं। मारवाड़ जंक्शन से आमेट राजसमंद के लिए रेलवे ट्रैक है इस पर। ठीक है, तो ये दोनों दर्रे हुए राजसमंद जिले के। अब उदयपुर के मैं आपको दर्रे बताता हूँ। 4 दर्रे हैं। 3 दर्रे मैंने आपको पाली के बताए, 2 अजमेर के, 2 राजसमंद के, और 4 दर्रे उदयपुर के। देखिए, उदयपुर शहर के चारों ओर काफ़ी पहाड़ियाँ हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा इनके बारे में। उदयपुर शहर के चारों ओर पहाड़ियाँ हैं, जैसे ऐसे इस तरीके से हैं ये। ऐसे उदयपुर शहर के चारों ओर पहाड़ियाँ हैं। इन पहाड़ियों के बीच बीच में से जो रास्ता है वो है दर्रा। तो उदयपुर शहर के दर्रे देखते हैं। ये सबसे पहले है देबारी की नाल। इस दर्रे का नाम है देबारी की नाल। और ये रास्ता किसका बनाता है? चित्तौड़गढ़ के लिए। उदयपुर शहर पर जब आक्रमण करना होता था इस ओर से, चित्तौड़ से, तो इसी दर्रे के माध्यम से किया जाता था, देबारी नाल के माध्यम से, चित्तौड़ से उदयपुर पर आक्रमण। ये NH27 आता है, NH27 चित्तौड़गढ़ से उदयपुर के लिए। और फिर उदयपुर से यही NH आगे सिरोही की ओर चला जाता है, पिंडवाड़ा सिरोही। यहाँ पर सिरोही का कस्बा है पिंडवाड़ा सिरोही में, जो NH27 ही उदयपुर से आगे पिंडवाड़ा सिरोही के लिए चला जाता है। दर्रे का नाम है हाथी दर्रा। हाथी दर्रा। देबारी नाल से चित्तौड़ से उदयपुर NH27, और यही NH27 आगे उदयपुर से पिंडवाड़ा सिरोही तक जाता है हाथी दर्रे के माध्यम से, NH27। उदयपुर से यदि आपको इधर, उदयपुर का यहाँ छोटा छोटा कस्बा है, जैसे झाड़ोल नाम है, झाड़ोल से आपको उदयपुर में ही आगे कोटड़ा तक जाना हो, सोम कोटड़ा जो है वहाँ तक यदि जाना हो, तो फिर एक दर्रा क्रॉस करना पड़ता है जिसका नाम है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल नाम का ये दर्रा है। उदयपुर झाड़ोल से सोम कोटड़ा तक पूरा उदयपुर ज़िले में ही है। दर्रा भी उदयपुर ज़िले में ही है, झाड़ोल कोटड़ा ये कस्बे भी उदयपुर के ही हैं। तो उदयपुर ज़िले का ये एक दर्रा है फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल महाराणा प्रताप की क्रमस्थली के रूप में प्रसिद्ध रहा है। महाराणा प्रताप की जो संकटकालीन राजधानी थी चावंड, वो भी इसी क्षेत्र में है। तो ये है फुलवारी की नाल। अब उदयपुर से यहाँ जयसमंद की ओर जाने के लिए, उदयपुर से जयसमंद की ओर जाने के लिए एक सामान्य मार्ग है, नेशनल हाईवे नहीं है। अच्छा, ये नेशनल हाईवे नंबर 58 है, लेकिन उदयपुर से जयसमंद के लिए जाने के लिए सामान्य मार्ग है, नेशनल हाईवे नहीं है। लेकिन दर्रे का नाम है उदयपुर से जयसमंद के लिए केवड़ा की नाल। तो ये हमने उदयपुर के 4 दर्रे देखे। चित्तौड़ की तरफ से उदयपुर को आए तो देबारी की नाल, NH27, यही NH27 उदयपुर से आगे सिरोही तक चला जाता है तो हाथी दर्रे के माध्यम से। फिर उदयपुर में झाड़ोल से कोटड़ा तक NH58 फुलवारी की नाल के माध्यम से।
और उदयपुर से आगे जैसमंद की ओर जाएं तो केवड़ा की नाल के माध्यम से। तो ये उदयपुर के दर्रे हुए। तो ये हमने सारे अरावली के दर्रे भी कंप्लीट किए। तो हमने अरावली के बेसिक फैक्ट्स देखे, अरावली की महत्व देखा, अरावली की चोटियाँ देखी, अरावली के दर्रे देखे। अब देखते हैं अरावली का विभाजन किस तरीके से किया गया है। जो हमने दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली बताया था, उसका डिटेल से अध्ययन करते हैं। अरावली का विभाजन सबसे पहले देखते हैं दक्षिणी अरावली। अब यहाँ की विशेषताओं के बारे में देखते हैं, यहाँ की चोटियाँ, यहाँ के पठार, किस किस प्रकार की यहाँ पर संरचना है। सबसे पहले तो दक्षिणी अरावली को 2 भागों में बांटा जाता है। मैंने पहले दिन बताया था आपको। एक है आबूखंड और दूसरा है मेवाड़ अरावली। वैसे तो मेवाड़ मैदानी क्षेत्र भी है, बनास नदी वाला, वो हम पूर्वी मैदान में पढ़ेंगे, लेकिन ये मेवाड़ अरावली वाला क्षेत्र है, दक्षिणी अरावली वाला क्षेत्र। दक्षिणी अरावली के बारे में मैंने आपको बताया ना कि सबसे ऊंची चोटियां दक्षिणी अरावली में मिलती है। अरावली का सबसे ज़्यादा विस्तार भी दक्षिणी अरावली में है। इस कारण दक्षिणी अरावली को मुख्य अरावली बोला जाता है। इसको 2 भागों में बांटा, आबूखंड और मेवाड़ अरावली। आबूखंड में देखिए हमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी पढ़नी है, क्या क्या संरचनाएँ पढ़नी है। सबसे पहले तो बैथोलिथ, ये क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। बैथोलिथ में ही उड़िया पठार, इसी के साथ नक्की झील, इसी के साथ भाकर, और एक जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। इनके बारे में पढ़ते हैं। देखिए बैथोलिथ, उड़िया पठार, नक्की झील, भाकर, गुरु शिखर, ये सभी टर्मिनोलॉजी दक्षिणी अरावली के आबूखंड वाले हिस्से में हमें पढ़नी है। देखिए ये क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। ज्वालामुखी क्रिया के बारे में यदि आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ज्वालामुखी क्रिया जब होती है पृथ्वी के अंदर, मेग्मा के अंदर, इस तरीके से, जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी की क्रस्ट है, इस क्रस्ट में यहाँ से ज्वालामुखी की क्रिया होगी। अंदर बहुत ज़्यादा रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप, बहुत ज़्यादा तापमान होने के फलस्वरूप, रेडियो एक्टिव पदार्थ होने के कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा तापमान हो जाता है और अंदर का चट्टानी भाग सारा पिघल करके लावा बन जाता है, मैग्मा बन जाता है। तो वो मैग्मा जब आंतरिक बलों के कारण, आंतरिक शक्तियों के कारण पृथ्वी की सतह पर आता है तो यूँ ज्वालामुखी का उद्गार होता है। पृथ्वी की सतह पर आ जाता है ये मैग्मा अंदर से, तो ये ज्वालामुखी का उद्गार होता है। इस ज्वालामुखी उद्गार के समय क्या होता है कि सबसे पहले तो इस ज्वालामुखी उद्गार के समय ये होगा कि यहाँ पर जहाँ से ये बाहर निकलेगा वहाँ पर एक खड्डा बन जाएगा। ऐसे जहाँ से लावा बाहर निकलेगा वहाँ खड्डा बन जाएगा ज्वालामुखी क्रिया वाला। तो इस खड्डे को एक तो बोलते हैं क्रेटर। ये जो गड्ढा बनेगा इसको बोला जाता है क्रेटर। ये तो बाद की बात है, लेकिन ज्वालामुखी क्रिया के समय होता क्या है, ये देखिए ऐसे, जैसे ये मान लीजिए ये क्रस्ट है और यहाँ से ज्वालामुखी, इधर से ज्वालामुखी निकलना है, तो ज्वालामुखी में जो लावा बाहर निकलेगा वो तो निकल जाएगा, लेकिन कुछ भाग लावे का, मैग्मा का अंदर ही रह जाता है। मैग्मा और लावा एक ही बात होती है, पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा है, बाहर है तो लावा है। तो मैग्मा का जो भाग अंदर की ओर रह जाता है वो क्या करता है, ऐसे एक गुबंदाकार पठार का निर्माण कर देता है। अंदर ही पृथ्वी की क्रस्ट के अंदर ही एक गुबंद के जैसी संरचना बना देता है और ये बहुत ज़्यादा कठोर होता है, बहुत कठोर पदार्थ से मिलकर बना होता है, गुबंदाकार संरचना बना देता है। अब क्या होगा, ये क्रस्ट है, यहाँ से लावा निकल गया और ये जो भाग है ये अंदर गुबंद के रूप में, मैग्मा का कुछ भाग अंदर गुबंद के रूप में रह गया। अब आगे हजारों वर्षों में कभी ये ऊपर वाला भाग सारा अपरदित हो जाएगा, ऊपर वाला भाग सारा टूट जाएगा, नदियों के द्वारा तोड़ दिया जाएगा या अन्य बाहरी क्रियाओं के कारण ऊपर वाला भाग सारा अपरदित हो जाता है और ये बस यही संरचना बचती है। जो मतलब नीचे जो पृथ्वी के अंदर क्रस्ट के नीचे जो गुबंदाकार शेप बची थी मैग्मा के कारण, वो अब ऊपर आ जाएगी। वो तो क्या ऊपर आएगी, उसके ऊपर वाला सारा हट जाएगा, समझ गए। तो इस स्ट्रक्चर को अब बोलते हैं बैथोलिथ। समझ में आया बैथोलिथ क्या होता है? बैथोलिथ स्ट्रक्चर ऐसी होती है, जब आपने ज्वालामुखी क्रिया पढ़ा होगा तो आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा। जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो जो पृथ्वी के अंदर से लावा बाहर निकलता है, मैग्मा बाहर निकलता है, तो एक स्थान से तो मैग्मा निकल जाएगा, लेकिन मैग्मा का जो भाग अंदर ही रह जाएगा वो भाग अंदर ऐसे गुबंद के शेप ले लेगा, गुबंदाकार संरचना अंदर बना देगा अंदर ही। अब अंदर गुबंदाकार संरचना बन गई, आगे क्या होगा, हजारों लाखों वर्षों में उसके ऊपर वाला भाग कट छट के अलग अलग हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, मिट्टी अपरदित हो जाएगी, चट्टानें अपरदित हो जाएगी। तो जो नीचे गुबंद बना था अब वो बाहर दिखने लगेगा। बस वो गुबंद जो बाहर दिखता है अब मैग्मा का बना हुआ, बहुत ही कठोर होता है, उसे ही बैथोलिथ बोलते हैं।
तो जो संपूर्ण आबू खंड है, आबू का जो हिस्सा है ना, वो सारा का सारा क्या है, बैथोलिथ का ही बना हुआ है। जो आबू खंड है वो सारा क्या है, बैथोलिथ। समझ में आ गया आपको, ये होता है बैथोलिथ। तो आबू खंड बैथोलिथ है स्ट्रक्चर की दृष्टि से, लेकिन ऊपर जो अब ये पठारी भाग बच गया, इसको हमने क्या नाम दे दिया फिर, उड़िया पठार। राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है, 1364 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, बैथोलिथ तो ये स्ट्रक्चर होगी सारी की सारी, लेकिन जो ऊपर पठारी भाग बचा उसे हमने नाम दिया उड़िया पठार। 1364 मीटर ऊंचाई, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है। अच्छा, जहाँ से लावा निकला था वो भाग मैंने आपको बताया, ऐसे खड्डा हो जाएगा, ऐसे खड्डा हो गया। अब समय के साथ क्या होगा, इस खड्डे में वर्षा का पानी आ जाएगा या और कहीं से भी पानी आ जाएगा और ये पानी भर जाएगा इस खड्डे में। इस खड्डे में पानी भरने से झील का निर्माण होगा। तो राजस्थान में जहाँ से ये लावा निकला वहाँ पर पानी भरा और झील का निर्माण हो गया। क्रेटर में पानी भरने से झील बनी, तो इस झील को बोलते हैं क्रेटर झील, और इस झील का नाम है नक्की झील, राजस्थान में इसी आबू खंड वाले हिस्से में। तो बैथोलिथ मैंने आपको बताया ये स्ट्रक्चर, इस पठार को हमने नाम दे दिया उड़िया पठार, और इस पठार के इस भाग में जहाँ से लावा निकला था उस क्रेटर में पानी भरने से जो झील बनी वो है नक्की झील। अब भाकर क्या है, इस बैथोलिथ पठार के सहारे ही सिरोही जिले में बहुत ही तीक्ष्ण ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं। बहुत ही तीखी उनकी ढाल है, ढाल बहुत ज़्यादा है, ऊंचाई तो इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन ढाल बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल तीक्ष्ण ढाल है। तो सिरोही जिले में इन तीक्ष्ण ढाल वाली पहाड़ियों को क्या बोला जाता है, भाकर। सिरोही जिले में ये विशेष आपको याद रखना है। दो जो भाकर है, एक पहाड़ियाँ हैं, इसराना भाकर और इसराना भाकर एक पहाड़ी है, और एक और है जालोर ज़िले में है। ये दोनों, ये आपको अलग याद रखनी है, ये दोनों जालोर ज़िले में है। लेकिन जो भाकर वैसे पहाड़ियों की श्रृंखला होती है, तीक्ष्ण ढाल वाली पहाड़ियाँ हैं, सिरोही ज़िले की आपको याद रखनी है। ठीक है, इसराना भाकर अलग है, ये जालोर में है, 839 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक और भाकर है, वो नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, आप देख लेना। गुरु शिखर, अब बात करते हैं गुरु शिखर की। तो इसी आबू खंड में जो सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है वो कौन है, गुरु शिखर। मैंने आपको अभी बताया 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है, सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। तो गुरु शिखर वैसे बहुत समय से संतों की तपोस्थली रहा है, यहाँ पर ऋषि मुनि तपस्या करते थे। जो हमने वो अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हम पढ़ते हैं, उसमें भी हम इसी की बात करते हैं। गुरु शिखर पर सभी ऋषि वगैरह तपस्या करते हैं, यहीं से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है, आबू वाले भाग से। तो इस कारण से दत्तात्रेय ऋषि की भी ये तपोस्थली रहा है। इस कारण से कर्नल जेम्स टोड ने इसे क्या कहा है, संतों का शिखर, गुरु शिखर को संतों का शिखर कहा है, ये आपको याद रखना है। तो ये सारा का सारा हमने दक्षिणी अरावली में देखा, आबू खंड, बैथोलिथ, उड़िया पठार, नक्की झील, भाकर और गुरु शिखर, सभी टर्म्स आपको याद रखनी है। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, बस याद रखना आप सारा। अब मेवाड़ अरावली की बात करते हैं, यहाँ कैसी कैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। मेवाड़ अरावली में यदि हम देखें तो कुछ एक पठार हैं और कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ पठार हैं और कुछ पहाड़ियाँ हैं, इनको देखना है, दोनों ही हैं, दोनों ही पाए जाते हैं यहाँ पर। पठार में यदि हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया ना कि आबू खंड वाला उड़िया का पठार है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार है ये। तो इसको एक विशेष आबू की, सिर्फ आबू के क्षेत्र में इसको एक अलग नाम हमने दे दिया। लेकिन वैसे यदि हम देखें तो सिरोही, उसके बाद यहाँ उदयपुर, फिर डूंगरपुर और यहाँ है बांसवाड़ा। इन चारों जिलों का एक संयुक्त ये पठार ही है सारा भाग। सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, इन चारों जिलों का संयुक्त पठारी भाग एक पठार ही है, सारा का सारा भाग एक पठार है। आबू खंड तो हमने एक सिर्फ स्पेशल आबू वाले भाग को नाम दे दिया, लेकिन ये सारा का सारा पठारी भाग क्या कहलाता है, भोमट का पठार, भोमट का पठार। ठीक है, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिले का सारा पठारी भाग क्या कहलाता है, भोमट का पठार। ये भगत भील आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा है। आज़ादी से पहले भगत भील आंदोलन, संप सभा 1883 में स्थापना की थी गुरु गोविंद गिरी ने, उनके समय में भगत भील आंदोलन के लिए सारा भोमट का पठार, इसी क्षेत्र में वो आंदोलन हुए थे, उसके लिए प्रसिद्ध रहा है। तो पठार देखे हमने, मेवाड़ अरावली का पहला पठार कौन सा है, भोमट का पठार। अब बात करते हैं भोराट का पठार। 4-5 पठार है यहाँ पर, सभी की चर्चा करेंगे। दूसरा पठार है भोराट, ये है गोगुंदा, उदयपुर में, आपको पता है गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद तक, गोगुंदा उदयपुर में है, कुंभलगढ़ राजसमंद में, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इनके बीच में जो पठारी भाग है वो क्या कहलाता है, भोराट का पठार।
ठीक है, बस याद रखना है। गोगुंदा उदयपुर से कुंभलगढ़ राजसमंद के बीच का पठारी बाग बोराट का पठार है। इससे पहले था भोमट का पठार, कंफ्यूज मत करना दोनों में, ये हुआ बोराट का पठार। अब देखते हैं, जो मैंने आपको बैथोलिथ संरचना बताई थी, गुबंदाकार पठारी संरचना बैथोलिथ, यदि उसको दोनों ओर से नदियों के द्वारा अपर्दित कर दिया जाए तो एक टोपीनुमा संरचना बनती है। ऐसे इस प्रकार से टोपीनुमा संरचना बनती है। बैथोलिथ को दोनों ओर से नदियों के द्वारा अपर्दित करने पर ऐसी टोपीनुमा संरचना बनती है। तो अब इस पठार को बोलते हैं मेसा पठार। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है ये क्षेत्र, मेसा पठार बोलते हैं अब इसको। टोपीनुमा संरचना बैथोलिथ का अपर्दित रूप होता है ये मेसा पठार। तो ये है तीसरा पठार मेवाड़ अरावली का, मेसा का पठार। वर्तमान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो इसी पठार पर स्थित है। 7वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य ने बनवाया था। उससे पहले यहाँ क्या था, शिवी जनपद था और मेव नामक जाति का निवास था। 7वीं शताब्दी में चित्रांग मौर्य ने इनको यहाँ से भगा दिया, इस क्षेत्र को जीत लिया और यहाँ पर अपने नाम से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया। ये था मेसा पठार। अब उदयपुर जिले में जयसमंद के दक्षिण पूर्व की ओर अगर आगे हम जाएं तो राजस्थान का एक सबसे उबड़ खाबड़ पठार है। वैसे तो पठार ऊपर उठा हुआ भाग तो होता ही है, लेकिन बिल्कुल समतल सा ही होता है लगभग। लेकिन ये जो एक पठार है ये बहुत ही उबड़ खाबड़ पठार है। तो उबड़ खाबड़ पठार होने के कारण उदयपुर जिले में इसको बोलते हैं लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार जयसमंद जिले में, जयसमंद के दक्षिण पूर्व की ओर उदयपुर जिले में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया ना अभी कि मेसा पठार पर शिवी जनपद था और मेव नामक जाति का निवास था, जिनको भगाकर चित्रांग मौर्य ने यहाँ पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बनाया। तो ये मेव जाति यहाँ से भागकर इस क्षेत्र में आ गए, इस पठारी बाग में यहाँ आकर बसे। तो इस कारण से इसको मेवल बोला गया। लसाड़िया पठार को आज भी इस क्षेत्र को मेवल बोला जाता है, लसाड़िया पठार वाले क्षेत्र को। 4 पठार देख लिए हमने मेवाड़ अरावली के। एक पठार और है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी हिस्ट्री की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। 5वां पठार मेवाड़ अरावली का एक क्षेत्र है चित्तौड़गढ़ में भैंसरोड़गढ़। दुर्ग है भैंसरोड़गढ़, ठीक है, बहुत ही दुर्गम दुर्ग है, जल दुर्ग है, राजस्थान का सबसे दुर्गम दुर्ग है, चंबल और बामनी नदियों के संगम पर। भैंसरोड़गढ़ अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट चित्तौड़गढ़ रहेगा। भैंसरोड़गढ़ से बिजोलिया की ओर अगर जाए, बिजोलिया भीलवाड़ा में है और भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ से है। तो इन दोनों के बीच का ऊपर उठा हुआ भाग है। ऊपर उठा हुआ भाग अर्थात ऊपर और उपजाऊ भाग भी है ये, तो इसके कारण माल, उपजाऊ होने के कारण माल। तो इस पठार का नाम है ऊपरमाल का पठार। ठीक है, तो ये 5वां पठार मेवाड़ अरावली का, ऊपरमाल का पठार। भैंसरोड़गढ़ चित्तौड़गढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा के बीच का ऊपर उठा हुआ उपजाऊ भाग ऊपरमाल का पठार कहलाता है। ये ऊपरमाल का पठार राजस्थान के सबसे लंबे किसान आंदोलन के लिए प्रसिद्ध रहा है, बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए। हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का सबसे लंबा, भारत का भी सबसे लंबा किसान आंदोलन है ये। 1897 से 1941 तक 44 वर्षों तक चला था। अहिंसक आंदोलन था, किसी की भी जन हानि नहीं हुई थी इस आंदोलन में, 44 वर्षों तक चला था। हिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो पठार बताए मैंने आपको 5, कौन कौन से? बोमट, बोराट, मेसा, लसाड़िया, ऊपरमाल। 5 पठार याद रखने हैं। अब पहाड़ियों की बात करते हैं। मेवाड़ अरावली में कौन सी पहाड़ियाँ किस प्रकार की मिलती है? एक तो उदयपुर शहर में 2 प्रकार की पहाड़ियाँ हैं उदयपुर के आसपास, एक रागा और एक जरगा। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट उदयपुर, इनके बीच का एक पठारी भाग है। पठारी भाग क्या है? पहाड़ी क्षेत्र है। इनके बीच का जो क्षेत्र है वो वर्ष भर हरा भरा रहता है, संपूर्ण वर्ष भर हरा भरा रहता है। तो हरा भरा रहने के कारण इस क्षेत्र को बोला जाता है देश हरो। तो पहाड़ियों में एक टर्म आपको याद रखनी है, रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच उदयपुर जिले का जो क्षेत्र है वो वर्ष भर हरा भरा रहता है। इस कारण इसे क्या बोला जाता है? देश हरो। ठीक है, ये पहला इसका टर्म हुआ। मेवाड़ अरावली में पहाड़ियों में आपको याद रखना है। समझ आ गया? उदयपुर जिले में रागा और जरगा पहाड़ियों के बीच का क्षेत्र वर्ष भर हरा भरा रहने के कारण देश हरो कहलाता है। अब है गिरवा। उदयपुर शहर के चारों ओर यूँ पहाड़ियों की श्रृंखला है। मैंने आपको बताया था ना अभी, जब वो दर्रे बताए थे उदयपुर के, तो उदयपुर शहर के चारों ओर पहाड़ियों की श्रृंखला है। ये पहाड़ियाँ क्या कहलाती है? गिरवा। बस बिल्कुल छोटी सी परिभाषा है।
उदयपुर शहर के चारों ओर पहाड़ियों की श्रृंखला क्या कहलाती है? गिरवा। इसके बाद नेक्स्ट पहाड़ियों में मेवाड़ अरावली में मानगढ़ पहाड़ी के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। बांसवाड़ा जिले में मानगढ़ पहाड़ी। तो मानगढ़ पहाड़ी पर क्या हुआ? द्वितीय भील अधिवेशन हो रहा था, समसभा का द्वितीय भील अधिवेशन हो रहा था 1913 में। तो ये मानगढ़ हत्याकांड के कारण प्रसिद्ध है। अंग्रेज़ों ने यहाँ के ठाकुरों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर हत्याकांड करवाया, बहुत ज़्यादा लोग मारे गए। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी बोलते हैं। तो मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा जिले में है। तो यहाँ पर मानगढ़ धाम बना हुआ है अब ये गुरु गोविंद गिरी का। तो ये मानगढ़ हत्याकांड राजस्थान के जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण प्रसिद्ध है, 1913 में हुआ था। ये मानगढ़ पहाड़ी है मेवाड़ अरावली वाले क्षेत्र की। एक और अन्य पहाड़ी बच गई, कुकरा। मेवाड़ अरावली में ही आती है वैसे तो। कुकरा पहाड़ी क्या है? मेवाड़ और मेरवाड़ा की सीमा है। ध्यान दीजिएगा क्या शब्द यूज़ कर रहा हूँ मैं। मेवाड़ अर्थात ये जैसे ये मान लीजिए मेवाड़ क्षेत्र है, और ऊपर मेवाड़ से ऊपर जाएं तो अजमेर वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? मेरवाड़ा। अभी बात करते हैं। ये है मेवाड़ और ये है मेरवाड़ा। तो इन दोनों के बीच में जो पहाड़ियाँ हैं ये कहलाती है कुकरा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट राजसमंद रहेगा। राजसमंद जिले की है ये कुकरा पहाड़ियाँ, मेवाड़ और मेरवाड़ा के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, मेरवाड़ा अर्थात मध्य अरावली वाला भाग। तो ये हुआ दक्षिणी अरावली अपना कंप्लीट। आबूखंड हमने देखा, उसमें कुछ एक स्ट्रक्चर देखी, कुछ एक शब्दावलियाँ देखी। मेवाड़ अरावली का भाग जिसमें पठार और ये पहाड़ियाँ। अब बात करते हैं मध्य अरावली और उत्तरी अरावली की। यहाँ पर अरावली का विस्तार भी कम है, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको पढ़ने भी नहीं मिलेगा, थोड़ा ही बातें हैं बस। मध्य अरावली में अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रिक्ट सिर्फ एक ही ज़िले में इसका विस्तार रहता है, अजमेर ज़िले में हम बात करते हैं। क्या क्या शब्दावलियाँ पढ़ेंगे? एक तो मेरवाड़ा। मेरवाड़ा क्या होता है? अजमेर और टोंक ज़िले में मेर जाति का निवास स्थान होने के कारण इस क्षेत्र को मेरवाड़ा क्षेत्र बोला जाता था। प्राचीन नाम था इसका मेरवाड़ा। तो इसी कारण अजमेर ज़िले में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उन्हें मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ बोला जाता है। बस छोटी सी परिभाषा है कि अजमेर और टोंक ज़िले में मेर नामक जाति का निवास स्थान होने के कारण ये सारा क्षेत्र मेरवाड़ा कहलाता था, अभी भी बोलते हैं। और इस कारण अजमेर ज़िले में जो अरावली की पहाड़ियाँ हैं उन्हें भी मेरवाड़ा बोला जाता है। तो ये हुआ पहला हमारा शब्द मेरवाड़ा। इसके बाद मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है, मेरवाड़ा की पहाड़ियों की जो सर्वोच्च चोटी है वो कौन सी है? मोरायजी। मोरायजी मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी है मोरायजी, जिसके समीप कर्नल जेम्स टोड ने अपना निवास स्थान बनाया था। इस कारण इसको क्या बोला जाता है? टोडगढ़ भी बोला जाता है। ठीक है, ऊंचाई शायद इसकी 933 मीटर होगी, देख लेना आप, चेक कर लेना एक बार। तो मध्य अरावली ऊंचाई कभी भी पूछी नहीं जाती है एग्जाम में। तो मध्य अरावली की सर्वोच्च चोटी जो है मोरायजी, या जिसका नाम है टोडगढ़। मेरवाड़ा हुआ, टोडगढ़ हुआ। इसके बाद नाग पहाड़ियाँ। नाग पहाड़ियाँ क्या है? अजमेर शहर के चारों ओर सर्पिलाकार पहाड़ियाँ हैं। अजमेर शहर के चारों ओर यूँ इस प्रकार से पहाड़ियाँ हैं, सर्प के आकार की, सर्पिलाकार दिखती है ये। इस कारण से इन पहाड़ियों को क्या नाम दिया गया है? नाग पहाड़ियाँ। सामान्य परिभाषा है, अजमेर शहर के चारों ओर सर्पिलाकार पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ियाँ। नाग पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो तारागढ़। तारागढ़ जो है नाग पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है, 873 मीटर इसकी ऊंचाई है। तारागढ़ नाग पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। मध्य अरावली की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी 933 मीटर मोरायजी या टोडगढ़, दूसरी सर्वोच्च चोटी तारागढ़ जो कि नाग पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी है। नाग पहाड़ियाँ एक अलग श्रृंखला है, मध्य अरावली में ही है, 873 मीटर। तारागढ़ क्या है? जो सबसे पहले अजय राज ने जो अजय मेरू दुर्ग बनाया था अजय मेरू, उसी दुर्ग में पृथ्वीराज सिसोदिया ने, मेवाड़ वाले जो थे, पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी के नाम पर तारा महल बनवाए। उसके बाद से इसका नाम क्या हो गया? तारागढ़। तो ये था मध्य अरावली, बस छोटा सा ही पोर्शन है। मेरवाड़ा, मोरायजी, नाग पहाड़ियाँ और तारागढ़, ये शब्द आपको याद रखने हैं, इन्हीं में से प्रश्न आता है।
अब लास्ट है इसका उत्तरी अरावली। उत्तरी अरावली में किस प्रकार की श्रृंखला मिलेगी? उत्तरी अरावली के ज़िले कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो जयपुर, दौसा और अलवर, 3 ज़िले मैंने आपको बताए। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले एक तो बैराठ की पहाड़ियाँ, उसके बाद खो, उसके बाद खंडेला की पहाड़ियाँ, एक पढ़ना है कांकनवाड़ी का पठार, और एक उदयनाथ की पहाड़ियाँ। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं क्या क्या। बैराठ की पहाड़ियाँ कौन सी है? जयपुर ज़िले में है ये। वैसे जयपुर ज़िले में बैराठ की पहाड़ियाँ। बैराठ की पहाड़ियाँ वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। कहते हैं जब पांडवों का अज्ञातवास हुआ था तो वो उस समय बैराठ की पहाड़ियों के इसी क्षेत्र में भी एक बार आए थे शरण लेने के लिए, बैराठ की पहाड़ियों में। तो बैराठ की पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। बैराठ पहाड़ियों से बाणगंगा नदी का उद्गम होता है। इसके बारे में बोलते हैं कि जब पांडव अज्ञातवास के दौरान बैराठ क्षेत्र में आए तो द्रौपदी को प्यास लगी थी, तो अर्जुन ने तीर से नदी का उद्गम कर दिया था। तीर मारकर पानी निकाला था तो वो वहाँ से नदी प्रवाहित होने लगी, जो कि थी बाणगंगा। अर्थात बाण के द्वारा जो नदी बनाई गई वो बाणगंगा, अर्जुन की गंगा भी इसी कारण इसको बोलते हैं। ये पौराणिक बात है। बैराठ, बाणगंगा नदी का उद्गम। बैराठ के बारे में और ख़ास बात क्या है कि जो भाब्रू शिलालेख है मौर्य शासकों का, भाब्रू शिलालेख अशोक का, वो यहीं से मिला है, बैराठ की पहाड़ियों से ही। इसके अलावा बौद्ध धर्म के बारे में जो सबसे ज़्यादा अवशेष, जो सबसे ज़्यादा इनके बाद शिलालेख या जो भी मिले हैं बौद्ध धर्म के बारे में, सबसे ज़्यादा वो बैराठ पहाड़ियों से मिले हैं। एक यहाँ की बीजक पहाड़ी है, बीजक पहाड़ी पर कृष्ण मंदिर है। तो वो भी यही बात है कि जब पांडवों के अज्ञातवास के दौरान श्री कृष्ण इनसे मिलने आए थे तो बीजक पहाड़ी पर उनके लिए कृष्ण मंदिर बनवाया गया था। तो ये सारी बातें हैं सामान्य बैराठ के बारे में। अच्छा, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी है जो रघुनाथगढ़, मैंने आपको बताया था, रघुनाथगढ़ 1055 मीटर जिसकी ऊंचाई है रघुनाथगढ़। और उत्तरी अरावली की जो दूसरी सर्वोच्च चोटी है वो है खो, 920 मीटर। जयपुर ज़िले में ही है ये खो। वैसे ये तांबे के कारण प्रसिद्ध है और इसमें कोई बात नहीं है विशेष। तांबा यहाँ पर बहुत ज़्यादा निकलता है, तांबे के कारण खो प्रसिद्ध है। खंडेला की पहाड़ियाँ क्या है? खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर ज़िले में अलग अलग रूप में है। जैसे हर्ष पर्वत, सीकर ज़िले में ये हर्ष पर्वत, मालखेत की पहाड़ियाँ, मालखेत, पालखेत, अलग अलग इनके नाम मिलते हैं। हर्ष पर्वत, मालखेत की पहाड़ियाँ, रघुनाथगढ़ वो भी इसी में है, इन्हीं का हिस्सा है। जो सबसे ऊंची चोटी है उत्तरी अरावली की, रघुनाथगढ़, तो ये इन सारी पहाड़ियों के रूप में है खंडेला की पहाड़ियाँ। ठीक है। अब कांकनवाड़ी का पठार, कांकनवाड़ी का पठार अलवर ज़िले में, कांकनवाड़ी का पठार अलवर ज़िले में है। इसी पठार पर कांकनवाड़ी दुर्ग भी बना हुआ है और एक और दुर्ग है जो कि भूतों का दुर्ग कहलाता है राजस्थान में, भानगढ़, अलवर में ही है। भूतिया किला जिसे बोलते हैं, भानगढ़, भूतों का दुर्ग इसी पठार पर है, कांकनवाड़ी पठार पर। यहाँ पर जो कांकनवाड़ी दुर्ग है उसमें जो जेल है उसमें दाराशिकों को कैद रखा गया था। बेसिक बात है, याद रखना है। उदयनाथ की पहाड़ियाँ, तो कांकनवाड़ी पठार के पास जो पहाड़ियाँ हैं अलवर ज़िले में वो है उदयनाथ की पहाड़ियाँ। बस ये आपको याद रखना है, अलवर ज़िले में है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, कांकनवाड़ी पठार के पास। तो ये सारा हुआ उत्तरी अरावली। तो पूरा अरावली हमने कंप्लीट किया। हमने देखा अरावली में इसका महत्व क्या है, इसकी चोटियाँ, इसका है सामान्य फैक्ट्स देखे शुरू में, और सारा इसका विभाजन दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली के रूप में। तो ये अपना अरावली कंप्लीट हुआ। 2 पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश और अरावली पर्वतमाला। अब इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र के बारे में। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका सहयोग बना रहे।